आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, जैसे हमने पिछले देखा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने पढ़ा भाई सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या क्या है, ठीक है, यूनिवर्स क्या कहता है, वो सारी हमने चीजें देखी। बहुत सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, वो सब सारी चीजें देखी। आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने जैसे बताया था आपको कि देयर आर 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम एक लॉ हम पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हमारी बारी है पढ़ने की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि भाई कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका है रिलेटेड विद द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो एनर्जी से किस तरह रिलेटेड है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, वो हम बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे बात हुई है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। फर्स्ट लॉ का मतलब है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात हो रही है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात हो रही है यहां पे। ये तो आपका क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जैसे हमने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद द एनर्जी, तो वही बात हो रही है। तो यहां पे लिखा गया है कि एनर्जी ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। केवल और केवल जो एनर्जी आपकी है वो क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप केवल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि भाई कंजर्वेशन क्या मतलब क्या है, संरक्षण। संरक्षण मतलब कि एनर्जी जो केवल आपकी है वो नष्ट नहीं हो रही है। मतलब एनर्जी को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, वो केवल और केवल क्या है कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वही यहां पे लिखा हुआ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करना। ठीक है, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना। ये तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करना। ये नष्ट करना, तो वही लिखा गया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। नाइदर बी मतलब ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट लेकिन इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म मतलब एक अवस्था, एक अवस्था से टू द अनदर फॉर्म मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था। ये तो अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि भाई इसका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि भाई ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल ऊर्जा जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी मतलब क्या है, ऊर्जा। ये तो इसका मतलब है कि भाई ऊर्जा जो आपकी है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप केवल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं उसको। ठीक है, केवल और केवल उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, कथन। कि भाई अगर आपसे कोई पूछता है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है उसका क्या स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करते हैं। यह है इसका मीनिंग। ठीक है, तो अब देखो आगे और क्या है। इसमें आगे है इट मीन्स
इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट मीन्स द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज। अब जो हमने बात करी कि भाई ऊर्जा को केवल हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी आपकी है वो केवल क्या हो रही है कि भाई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी एनर्जी है ये वो रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज, कि भाई जितनी आपने एनर्जी जो आपकी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी जा रही है वो क्या है, कांस्टेंट रह रही है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है कि जो भी आपकी मान लो एनर्जी E वो यहां पे है वन कंडीशन पे, वही आप क्या कर रहे हो उसको दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हो दूसरी कंडीशन पे, ठीक है। ये मतलब आपकी कहां हो गई, एक अवस्था जो आपकी पहली अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये आपकी दूसरी अवस्था हो गई ये। तो हमने वही कहा है कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज मतलब कि भाई ये कहेंगे हम कि जितनी एनर्जी है, मान लो इसकी वैल्यू 50 जूल है, तो 50 जूल हमारी अवस्था एक पे है, कंडीशन 1 पे, तो वही 50 जूल हमारी जो ये है ये 50 जूल रहेगी। ये मतलब है क्वांटिटी वाइज का, कि जो भी आपकी एनर्जी की क्वांटिटी होगी, ऊर्जा की क्वांटिटी होगी, वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट हो गई, मतलब वन कंडीशन। जैसे हमने बताया आपको कि भाई वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मतलब हुआ कि एनर्जी जो आपकी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, भाई वो चेंज नहीं होगी। केवल और केवल क्या कर रहे हो आप, एनर्जी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हो। यही तो हमारा नियम कह रहा है, पहला नियम। भाई हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, वो हमने बात कही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज की, तो मतलब जो एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था। जो एनर्जी मान लो हमारी एक अवस्था पे थी, हमने वही चेंज करके दूसरी अवस्था कर दी। तो क्वांटिटी वाइज का मतलब है, ठीक है, कि जितनी हमारी क्वांटिटी थी, वैल्यू, जैसे 50 जूल है, 10 जूल है, 20 जूल है, कितनी हो सकती है। अब जूल का मतलब क्या है कि भाई एनर्जी का मात्रक है, तो हमारी जितनी एनर्जी अवस्था 1 पे है वही सेम हमारी कांस्टेंट रहेगी अवस्था 2 पे, दूसरी कंडीशन पे। ये बात हो रही है कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज। तो ये मतलब हुआ इन दोनों स्टेटमेंट का कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो केवल और केवल आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हो। तो मतलब इट मीन्स कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज, मतलब आपकी एनर्जी जो होगी वो चाहे एक अवस्था से दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसे आप जितने फॉर्म में उसको चेंज करोगे वो आपकी क्या रहेगी, आगे नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये मतलब हुआ आपका कि एनर्जी कैसे कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। आगे क्या है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, ये ठीक है। तो मतलब जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इस नियम को ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण नियम, इसका मतलब हो जाएगा ये ऊर्जा का संरक्षण नियम, ये हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने अभी जो ये स्टेटमेंट की बात कही कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कि भाई E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्व है, कंजर्व मतलब संरक्षण है केवल, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, जितनी फॉर्म में आप चेंज कर रहे हो एनर्जी को, वो क्या रह रही है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। आगे ये ऐसे E3 E4
आगे ऐसे आपकी ई इन्फिनिटी तक जाएगी। भाई आप जितनी दूर तक लेके जाओगे, जितनी अवस्था में उसको चेंज करोगे, जितनी भी कंडीशन पे आप चेंज करोगे, वो आपकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब कि उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जो हमने बात करी कि 50 जूल है, तो ऐसे 50 जूल इज इक्वल्स टू 50 जूल इज इक्वल्स टू 50 जूल इज इक्वल्स टू 50 जूल, ऐसे आपकी इन्फिनिटी तक चलते हुए जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि एनर्जी जो आपकी है, ऊर्जा, वो क्या रह रही है, नियत है, मतलब कंजर्व है। कंजर्व मतलब आप एनर्जी को केवल और केवल क्या कर रहे हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हो। नष्ट नहीं हो रही है, ना ही उत्पन्न हो रही है, ना ही नष्ट हो रही है। केवल और केवल क्या हो रहा है कि एक अवस्था से, मतलब वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो केवल चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल वो कंडीशन चेंज हो रही है। कंडीशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी आपकी जो है वो कंजर्व है। कंजर्व मतलब संरक्षण है उसमें, कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो आपकी ऊर्जा है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल कंडीशन चेंज हो रही है। इसीलिए हम इसको ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर सकते हैं, बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, ये इनटू वन फॉर्म, मतलब वन फॉर्म मतलब एक अवस्था, टू अनदर फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था। ये तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। यह हुआ हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज, कि भाई एनर्जी जो आपकी है वो क्वांटिटी वाइज कैसे कांस्टेंट रह रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि E1 इक्वल टू E2 आपकी क्या है कि भाई हमने कहा है कि एनर्जी जो आपकी है ऊर्जा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, केवल चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। मतलब जितनी आपकी 50 जूल है तो 50 जूल ऐसे आपकी केवल वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो आपकी है वो रिमेन्स कांस्टेंट है क्वांटिटी वाइज। ठीक है, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए क्वांटिटी वाइज आपकी ऊर्जा जो है वो क्या है, नियत है रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए कि हमने भाई ये बात की कि एनर्जी जो आपकी है वो कांस्टेंट रह रही है, तो कांस्टेंट मतलब नियत है, कंजर्व है। कंजर्व मतलब कि हम एनर्जी को केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको ना तो नष्ट कर रहे हैं ना ही हम उत्पन्न कर रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया, अगर आपसे कोई कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है या फिर व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सेम चीज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि भाई ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी वाइज, कि भाई एनर्जी जो आपकी ऊर्जा है वो क्या होगी कि आपकी कांस्टेंट रहेगी। भाई E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 ऐसे आपकी हर अवस्था पे कांस्टेंट नियत रहेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संरक्षण मतलब कि भाई एनर्जी की जो वैल्यू है वो कहीं चेंज नहीं हो रही, केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू आपकी बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है,
किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट कि भाई जो हमने फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमने ये तो बात कह दी कि जो भी आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या हो रही है? कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व हम रख रहे हैं कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म। केवल क्या हो रहा है कि वो ना तो नष्ट हो रही है ना ही उत्पन्न हो रही है, केवल क्या हो रही है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक, तो अब आपका यहां पे है कि भाई इसकी बात हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो आपकी फर्स्ट लॉ की हमने बात की है उसकी इक्वेशन क्या है। तो ये जो है ये dq इक्वल टू du प्लस dw, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन मतलब क्या है कि हमने बात की कि एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है, कि भाई जितनी एनर्जी आपके पास है आप उसको नष्ट तो नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या करोगे आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हो, उसकी बात हो रही है। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन आई कैसे। अब हमारे पास dq क्या है? हीट एडेड टू द सिस्टम, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पीछे आप सब पढ़ चुके हैं, du वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये बना हुआ है। हमने इस कंटेनर में क्या किया कि कोई भी गैस आपकी ये गैस भरी हुई है, ठीक, ये स्टेट 1 है, मतलब आपकी अवस्था 1 पे रखी हुई है। अब क्या हुआ कि हमने मान लो इसमें कुछ हीट दी, ठीक है, तो हीट देने के बाद इसमें क्या होंगे, जब आप हीट दोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है ये आपस में क्या करेंगे? घूमने लगेंगे, मतलब ये रैंडम मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये घूमने लगेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी हीट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो हीट दे रहे हो वो इसमें ही रहे, वो बाहर भी निकलेगी। तो अब जो आपने हीट दी इसको, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में घूमने लगेंगे, ठीक है, रैंडम मोशन में आ जाएंगे पूरे कंटेनर में। तो उससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सिलेंडर के वॉल पे, दीवार पे क्या करेंगे? फोर्स डालेंगे। फोर्स से क्या होगा? वो वर्क प्रोड्यूस होगा। वर्क मतलब कि भाई ये सिलेंडर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो वर्क करेंगे सिलेंडर में अंदर, तो वो आपका W ये वर्क प्रोड्यूस हो गया। हीट जो हम दे रहे हैं इसको, ठीक है, जो आप बाहर निकल रही है। अब ये कहां से आया? इंटरनल एनर्जी। ये बात आई कि भाई जो भी इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा की बात हो रही है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसको हीट दोगे, तो हमने बताया कि जैसे जैसे हीट देते हैं तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो क्या होते हैं? हीट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हीट होना शुरू होंगे उसके बाद क्या होगा कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अंदर की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी? बढ़ने लगेगी। जैसे हमने बताया कि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किससे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर से। और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हम हीट करें उसको, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से आपस में घूमेंगे। तो जितने ज्यादा ये तेजी से घूमेंगे तो अंदर इनके क्या हो गई? ऊर्जा उत्पन्न हो गई, आंतरिक ऊर्जा। जैसे आप क्या करते हो, आप जब खाना खाते हो तो आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी कौन सी है? इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वो इंटरनल एनर्जी है जिसकी बात हो रही है यू की, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या हो? इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो इंटरनल एनर्जी जो आपकी है, आंतरिक ऊर्जा, और ये मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स सिलेंडर की दीवार पे वर्क प्रोड्यूस करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो आपका वर्क हो जाएगा। और आप यहां से क्या दे रहे हो? Q, मतलब हीट। तो अब क्या होगा कि हमने टोटल अमाउंट क्या दिया? हीट यहां पे हमने दी सिलेंडर को। ये हीट से क्या हुआ कि भाई इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, चेंज हुई। इंटरनल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ी उससे ये मॉलिक्यूल्स सिलेंडर की दीवार पे वर्क प्रोड्यूस करेंगे। वर्क प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये सिलेंडर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी है वो और ये वर्क दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? आपके हीट के बराबर। तो हीट का मतलब क्या है? ये ऊष्मा। तो देखो ऊष्मा का मतलब है कि हमने यहां पे इसको ऊष्मा दी, ऊष्मा से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, आंतरिक ऊर्जा। जब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे ये मॉलिक्यूल्स
सिलेंडर की दीवार पे वर्क प्रोड्यूस करेंगे। वर्क मतलब कार्य, कि भाई सिलेंडर से बाहर निकलने की सोचेंगे, सिलेंडर पे फोर्स लगाएंगे, तो वो वर्क आपका बाहर की ओर जाएगा। इंटरनल एनर्जी इसमें अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो ओवरऑल हो किससे रही है? हीट से, क्योंकि हमने दिया क्या है मॉलिक्यूल्स को? हीट दिए, ऊष्मा दिए। तो ऊष्मा देने के बाद ही इसमें इंटरनल एनर्जी मिली मॉलिक्यूल्स की, और ये वर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, W। तो टोटल जो आपकी ऊष्मा है वो किसमें चेंज हो गई? Q इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, W। कैसे? हमने बताया कि जैसे जैसे हम इसको यहां हीट करेंगे इस कंटेनर को, तो इसके मॉलिक्यूल हीट होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने आपको बताया था कि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी इंटरनल एनर्जी, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, आप यहां पे हीट दे रहे हो, हीट मतलब ऊष्मा, उसको नीचे से आग दे रहे हो। तो जैसे जैसे आग दोगे वो आपकी गैस गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब गैस गर्म होगी तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? गर्म होना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे गर्म होंगे वो तेजी से आपस में इधर उधर पूरे कंटेनर में घूमने लगेंगे, ठीक है। तो वो किस लिए घूमेंगे? उनकी इंटरनल एनर्जी जो है, आंतरिक ऊर्जा, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल्स उस सिलेंडर से बाहर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे कि भाई सिलेंडर पे फोर्स लगाएंगे, वर्क प्रोड्यूस करेंगे, वर्क डन बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो जो आपका वर्क डन हुआ गैस के मॉलिक्यूल से और इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ी, तो ये टोटल किसके कारण बढ़ी? इस ऊष्मा के कारण, Q अमाउंट जो हमने हीट दी है। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि Q इज इक्वल्स टू U प्लस W, या ऐसे लिख दो, या फिर DQ इक्वल टू DU प्लस DW। ये अब DQ हमने लिखा है मतलब चेंज इन हीट, DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DW मतलब चेंज इन वर्क। तो जहां D अगर आ जाएगा तो मतलब डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल मतलब चेंज कितना हो रहा है, कि भाई यहां से यहां जा रहा है स्टेज 2 पे, तो कितना वर्क करके वो दूसरे कंटेनर में जा रहा है या बाहर निकल रहा है, इसलिए चेंज कर दिया। नहीं तो हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू DU प्लस W। अब DU क्यों लिखा हमने? DU इसलिए लिखा कि इसकी, अब देखो जो भी गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर भरे हैं तो इनिशियल भी उनके पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। कि भाई आपने खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी में इनिशियल तो इंटरनल एनर्जी है, जैसे जैसे आप खाना खाते हो वैसे वैसे क्या होता है कि वो इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो इनिशियल इनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, मान लो U1। हमने जब इसको हीट दी, ऊष्मा दी, तब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई? बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मान लो इसकी बढ़ के U2 हो गई। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? U2 माइनस U1 मतलब ये DU, कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई। तो ओवरऑल जो Q आपका है, Q क्या है? हम कितनी ऊष्मा उसको दे रहे हैं हीट करने पे। उस हीटिंग से ऊष्मा देने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। चेंज मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स भरे गए हैं उनकी इनिशियल, मतलब इनिशियल कंडीशन पे पहले कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होगी। जब हमने इसको हीट किया तब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना चेंज हुआ। मान लो U2 कि भाई बढ़ के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1, ये किसके? DU के बराबर हो गया। तो हमारे पास, और ये जब चेंज हुई तो ये वर्क करके, वर्क मतलब सिलेंडर पे फोर्स लगा के इससे बाहर निकल के इस वाले सिलेंडर में आ गई गैस। तो ओवरऑल किसके कारण हुआ ये सब? ऊष्मा देने के कारण। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि ऊष्मा किसके बराबर होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो भाई हमने लिखा है कि ऊष्मा इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो वो ये चीज लिखी है यहां पे, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि भाई
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है क्या, जैसे हमने पीछे डेरिवेशन में ये यूज किया था dq इक्वल टू du प्लस w, तो वो ये चीज थी कि भाई यहां से आ रही कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही मतलब हुआ कि जो टोटल आपकी हीट है वो किसमें चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर में। अब देखो तो जो हमने कहा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज यहां मिल रही देखने को, कैसे हमने ऊष्मा इसको दी, तो ऊष्मा भी क्या एक तरह की ऊर्जा ही है कि भाई इसमें क्या है, ये हीटिंग है, हम उसको हीट कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ये वाली ऊष्मा मतलब एनर्जी या हीट किसमें चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर। वर्क भी क्या एक तरह का कार्य है कि भाई आपके पास जब एनर्जी होगी तभी तो आप वर्क करोगे, अदरवाइज आप थके हो, जब आप थके रहोगे तो वर्क तो हो नहीं पाएगा कोई भी काम। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि हमने इसको इनिशियल कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, ऊष्मा दी, वो ऊष्मा किसमें चेंज हो रही है, दूसरी अवस्था की एनर्जी में। भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, आंतरिक ऊर्जा में, और वर्क ट्रांसफर में। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने इसको यहां पे ऊष्मा दी और ये ऊष्मा इसी में नष्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि ये ऊष्मा दूसरी एनर्जी में चेंज हो गई, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हुई। तो ये किसका नियम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी कांस्टेंट है एक अवस्था से दूसरी अवस्था, बस उसका क्या हो रहा है, अवस्था बदल जा रही है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म, नष्ट नहीं हो रही है। तो वही चीज देखो यहाँ पे हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा से इसमें क्या चेंज आए, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी और वो वर्क ट्रांसफर हुआ, वर्क करके इस सिलेंडर में पहुंच गई। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गई, Q इक्वल टू du प्लस W। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कि Q इज इक्वल टू du प्लस W। ये है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई कितनी हीट हमने दी गिवन टू द सिस्टम, du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड W वर्क डन बाई गैस जो आपकी इस कंटेनर में पहुंची। तो ये हमारा हुई कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे आई और कहां से आई, वो इस तरह आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कि भाई एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमने बात तो करी कि एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हो, केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हो। यही तो बात हो रही थी कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बात हुई थी। तो जैसे हमने अभी इक्वेशन देखी कि Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर, du प्लस W के, कि भाई हमने हीट दी कंटेनर को जिसमें गैस थी, उस हीटिंग से क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हुई, चेंज हुआ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही तो वो गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है कि इधर उधर भाग रहा है पूरे कंटेनर में, जिससे क्या हो रहा था कि कंटेनर पे उन्होंने वर्क लगाया, मतलब फोर्स लगाया, और वो दूसरे कंटेनर में हमने लगा डाल दिया, हमको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप ही, उनके पास इंटरनल एनर्जी थी तो वो दूसरे कंटेनर में चलेगा। ठीक है, ये बात हुई। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात हो रही है कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल और क्या है, तो हमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ बात हो रही है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब जो मानव का शरीर है, हमारा शरीर है, उसमें देखो क्या है, आपने खाना खाया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, ठीक है, आपने जैसे खाना खाया तो खाने से आपको क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। जो आप फूड कंज्यूम करते हो उससे आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी की बढ़ती है। मतलब हमने खाना खाया, अब हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा आती है, एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी आती है कि भाई हाँ अब हम अच्छा फील कर रहे हैं इंटरनल, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी आ गई। ठीक है, तो फूड से क्या हुआ कि हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, हाँ एनर्जी कम थी। जब हमने खाना नहीं खाया, हमको भूख लग रही थी तो एनर्जी कम थी, हमने जब खाना खा लिया तब एनर्जी बढ़ गई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। मतलब ये बाद वाली और ये पहले वाली। ठीक है, तो फूड से हमको क्या मिला,
इंटरनल एनर्जी हमारे बॉडी की बढ़ी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब हम कोई भी काम करेंगे तो हम काम कब कर पाएंगे अच्छे से, जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। तो हमने अब काम किया, खाना खाने के बाद लंच किया, उसके बाद हमने काम किया कुछ भी। ठीक है, तो वर्क प्रोड्यूस कब हुआ, जब हमारी बॉडी में इंटरनल एनर्जी आई, उसके बाद वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो ओवरऑल किससे हो रहा है ये सब, फूड से। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी एनर्जी हमारे बॉडी में आई हमने टोटल की टोटल हम किस में कर देंगे, वर्क में प्रोड्यूस कर देंगे, कि भाई जितना इनपुट लिया हमने उतना आउटपुट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो एनर्जी का होगा वो हीट के रूप में, हीट क्या, जब आप काम करोगे तो आपकी बॉडी गर्म होगी। ठीक है, तो वो हीट जनरेट होती है, जो आपका पसीना निकलता है बॉडी से वो क्या होती है, हीट है, कि भाई टेम्परेचर डाउन हो रहा है आपकी बॉडी का, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उससे क्या हो रही है, आपकी बॉडी में जो हीट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो ओवरऑल क्या हुआ इसका मतलब, कि भाई हीट आपकी बॉडी से बाहर निकली। आपने खाना खाया तो आपको यहां क्या मिला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अंदर आंतरिक ऊर्जा में। उसके बाद आपने क्या किया, वर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमने खाना खाया, इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ी, और हमने वर्क प्रोड्यूस किया। वर्क मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और हमारी जो ये जो हीट है ये आपकी बाहर निकल रही है। तो ओवरऑल जो हीट हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, कि भाई हमारी बॉडी में कितनी इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कि भाई हमने खाना खाया है, हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, तब हमने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, उतने के बराबर ये ऊष्मा हमारी शरीर से बाहर निकलेगी। तभी तो हम काम कर पाएंगे, कि भाई हमने खाना खाया, ठीक है, ये फूड जो हमने लिया वो किसमें चेंज हो गया, हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है, जितना हमने फूड कंज्यूम किया, इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब हमने खाना जितना कंज्यूम किया, जो भी खाया, उससे हमारे बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ी। आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ेगी तब आप क्या करोगे, काम कर पाओगे। ठीक है, तो हमने आंतरिक ऊर्जा बढ़ने से कितना वर्क प्रोड्यूस किया, मतलब हमने क्या क्या काम किया, कितना काम किया, 1 घंटे 2 घंटे कितना है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा कि आंतरिक ऊर्जा प्लस वर्क, वो किसके बराबर होगा, कि भाई आपकी बॉडी से इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई। क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जो पहले हमने बात की थी कि एनर्जी केवल क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा किसके जरिए हमारी बॉडी में कांस्टेंट रह रही है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इस फॉर्म में हमारी बॉडी में थी। बाहर निकली तो क्या बन गई, ऊष्मा बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज हो रही है, नष्ट नहीं हो रही है। देखो हमने खाना खाया, खाना बर्बाद नहीं गया, खाने से क्या हुआ, वर्क प्रोड्यूस हुआ, और वो कितनी हीट हमारी बॉडी से बाहर निकली, तो वो टोटल हमको मिल गया कि भाई एक ऊष्मा से दूसरी ऊष्मा में चेंज हो रही है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, कहीं पे भी नष्ट नहीं हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि Q इज इक्वल टू du प्लस W। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ह्यूमन बॉडी, कि भाई आप जितना फूड कंज्यूम करोगे, फूड से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आप उतना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ओवरऑल जो आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, द हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी, या फिर हीट गिवन टू द बॉडी। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में केवल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लो ये एनर्जी आपकी E1 है एक अवस्था पे, और ये टोटल जो है इतनी, ये क्या है, E2 है दूसरी अवस्था में। तो ये क्या हो रहा है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एनर्जी केवल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंजर्व रह रही है, बस नष्ट नहीं हो रही है। तो ये कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। बस वही बात हुई कि हमने फूड लिया, फूड से हमारे अंदर शरीर में एनर्जी आई, एनर्जी मतलब हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हुई, उसके कारण हम कार्य कर पाए, उसके कारण क्या हुआ, हमने वर्क प्रोड्यूस किया।
तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि कितनी बॉडी से ऊष्मा बाहर निकली या कितनी हमको मिली, वो आपका हो जाएगा दोनों के बराबर। तो यहां आपका क्या हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल जो है यहां पे वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये तो अब देखो क्या है इसमें है कि जो भी आपके पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किस तरह से एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से और हमको किस तरह से ऑक्सीजन देते हैं, वो बात हो रही है। आपको सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में पौधा क्या करता है, खाना बनाता है अपना। तो यहां जो आपका सन है, ठीक है, ये इस सन से क्या होगा कि पेड़ को आपके क्या हो रही है, ऊष्मा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जिससे वो क्या हो रहा है, अपना खाना प्रोड्यूस कर रहा है खुद के लिए। यहां से इसने ऊष्मा ली, ठीक है, अपना खाना बनाया। अब अपने खाने का मतलब क्या है इसका कि इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई इसके अंदर पहले इंटरनल एनर्जी कुछ थी U1, जब इसने सूर्य का प्रकाश लिया, खाना प्रोड्यूस किया, तो इसके अंदर और इंटरनल एनर्जी आ गई U2, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। उसके बाद इसने कितने अमाउंट ऑफ हीट दे दी, हीट मतलब कितना वर्क प्रोड्यूस किया, वर्क मतलब कि जो ऑक्सीजन आपको दी, भाई हम क्या लेते हैं पेड़ पौधे से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो यहां पे उसने कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करी, जो ह्यूमन बॉडी लेती है, जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई पेड़ों से कितनी ऑक्सीजन निकली। तो वो ऑक्सीजन किसके फॉर्म में कि कितनी हीट या कितना वर्क ये पौधा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू। क्यू मतलब जो इसने यहां से ऊष्मा ली, ऊष्मा इसने ली सूर्य से, ये किसके बराबर हुई कि पेड़ के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इंटरनल मतलब उसके अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे वो हमको ऑक्सीजन दे सके। जितना ज्यादा वो यहां से ऊष्मा लेगा उतना ज्यादा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी आएगी, आंतरिक ऊर्जा, मतलब उसके अंदर उसका अपना खाना ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो यहां ये इंटरनल एनर्जी पौधे की, अब ये कितनी ऑक्सीजन हमको दे रहा है, किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। भाई ये वर्क करेगा तभी तो हमारी ऑक्सीजन हमको मिलेगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, DU प्लस W। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये भी क्या हो गया कि एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस अब क्या हुआ, जितनी ज्यादा ऊष्मा ये पौधा लेगा उतनी ज्यादा ये यहां पे इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आउट का मतलब क्या है, क्यू आउट, कि कितनी ज्यादा ऑक्सीजन ये निकाल रहा है, मतलब वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओवरऑल जो यहां पे आपकी ऊष्मा आई वो किसके बराबर हो गई, Q इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इस पौधे के अंदर कितनी आंतरिक ऊर्जा में चेंज हुआ, DU इज प्लस कितनी इसने यहां पे वर्क प्रोड्यूस किया, वर्क मतलब कितनी ऑक्सीजन दी जिससे हमने उसको ऑक्सीजन ली है। ठीक है, तो वो W हमने मान लिया। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये भी क्या है आपका कि एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या है जो मैंने आपको बताया, सब डेली लाइफ में है। हमारी ह्यूमन बॉडी रोज का काम है, हमने खाना खाया, काम किया और कितना अमाउंट हमने वेस्ट कर दिया अपने खाने का जो हमने काम नहीं किया, तो उसकी बात हो रही। ऐसे ही पेड़ पौधों का है कि भाई उन्होंने कितनी ऊष्मा ली सूर्य से, कितनी एनर्जी उनके अंदर आई और कितनी उन्होंने ऑक्सीजन जनरेट करी जो हमने ली, वो वर्क के फॉर्म में हो गया। तो ये सब क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इनमें कि ऊष्मा केवल या ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है केवल, मतलब ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं हो रही है, मतलब नष्ट नहीं हो रही है, ना ही उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही है। ठीक है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है, वही तो बात हो रही है। तो यही आपका जो ये चीज है, ये
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो हमने खाना खाया, ठीक है, हमको एनर्जी मिली, हमने उस एनर्जी से क्या किया, वर्क प्रोड्यूस किया, काम किया। तो हमने खाने से एनर्जी ली, उस एनर्जी को हमने काम करके दूसरी एनर्जी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमने खाने को वेस्ट तो किया नहीं, उस एनर्जी को वेस्ट तो हुआ नहीं, केवल क्या हुआ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हुई वो एनर्जी। ऐसे ही यहां पे कि भाई इस पौधे ने सूर्य से, प्रकाश से एनर्जी ली, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुई, वृद्धि हुई। उस इंटरनल एनर्जी से इसने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, जो हम लोग लेते हैं। भाई ऑक्सीजन चाहिए ह्यूमन बॉडी को, तो वो ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, जब ये वर्क प्रोड्यूस करेगा तब तो ऑक्सीजन निकालेगा। मतलब ऑक्सीजन कैसे निकालेगी, भाई पौधा वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एनर्जी क्या हो रही है, केवल चेंज हो रही है। मतलब यहां पे कोई भी ऊष्मा का ना तो हानि हो रही, ना ही इसमें कोई वृद्धि हो रही, बस क्या हो रहा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रही। तो ओवरऑल जो हमने यहां से सन से जो पौधे ने आपकी ऊष्मा ली, ये जो किसमें चेंज हुई, इसमें कितनी इंटरनल एनर्जी इसकी पौधे की चेंज हुई, बढ़ी, प्लस इस पौधे ने कितनी ऑक्सीजन जनरेट करी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल्स है कि भाई एनर्जी ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ऊष्मा को, ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। वही बात हो रही है कि भाई जो भी हमको यहां पे मिल रहा है वो किसी न किसी जरिए दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, वही देखो यहां पे बात हुई, Q = du + W हो गया। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये आपके डेली लाइफ में आपको रोज देखने को मिलते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये सब क्या है कि आपके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के एग्जांपल है कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है।